नमस्कार प्यारे छात्राओं और आदरणीय अध्यापकगण। रघुवंश ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं प्राध्यापक ईश्वर रघुनाथ राजपूत आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। छात्राओं, कक्षा 11वीं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में विषय हिंदी, इनमें हम आज 15 अगस्त इस कविता का अभ्यास करेंगे। प्यारे छात्राओं, इस पीपीटी लेक्चर के साथ इस गीत का गायन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और सरलता से हर एक अंतरे का भावार्थ एवं संदेश आपके सामने रखूंगा और साथ में हमारी जो स्वाध्याय कृति है इसके बारे में मैं मार्गदर्शन करूंगा। प्यारे छात्राओं, अगर यह लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और रघुवंश ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यह आपसे प्रार्थना है। तो लीजिए दोस्तों, प्यारे छात्राओं, 15 अगस्त कवि गिरिजा कुमार माथुर। हम पहले मुद्दे के संदर्भ में यहाँ पर देखेंगे कवि परिचय। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा झांसी में और स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में हुई। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवा प्रदान की। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचना अधिकारी का पदभार भी संभाला। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर को प्रकट किया है और इस राष्ट्रीयता के स्वर को उन्होंने भारतीय जनमानस के साथ जोड़ा है। हर एक भारतीयों में अगर राष्ट्रीयता हो, राष्ट्र के बारे में सोच हो, तो निश्चित ही देश की, राष्ट्र की प्रगति होगी। यही विचार वह अपने काव्य साहित्य में रखते हैं। और माथुर जी की मृत्यु 1994 में हुई। उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में जानेंगे छात्राओं तो मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, जो बंद नहीं सकता, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने आदि काव्य संग्रह उनके प्रकाशित है। काव्य संग्रह के रूप में उन्हें ख्याति मिली है और गीत प्रकार उन्होंने विकसित किया है। तो लीजिए दो छात्राओं की काव्य प्रकार में ये गीत प्रकार जो है, ये विधा क्या है। तो गीत प्रकार जो लयबद्ध होता है, भावबोध से लैस होता है, तो इस गीत प्रकार की विधा में सबसे प्रमुख जो विशेषता है कि उसकी रचना के बारे में, उसके शिल्प के बारे में, जिसमें एक मुखड़ा होता है। मुखड़ा यानी ध्रुव पद, जो अंतरे के बाद यहाँ पर गाया जाता है और 2 या 3 अंतरे में यह गीत प्रस्तुत किया जाता है। ज़्यादा लंबा गीत नहीं होता। तो जिस तरह हम आज सुनते हैं फिल्मों में, यह गीत प्रकार के कविताओं में उनका वर्गीकरण आता है। तो गीत में परंपरागत भावबोध, जो भावनाएं हैं, यहाँ पर प्रस्तुत कविता में राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की भावनाएं जागृत हुई है। तो परंपरागत भावबोध तथा शिल्प मतलब रचना में प्रस्तुत किया जाता है। कवि अपने विषय को अलग अलग प्रतीकों में, अलग अलग उपमानों में, अलग अलग प्रमाणों में रखे हैं। बिंबों में मतलब चित्रों में रखते हैं। अलग अलग दृश्य हमारे आंखों के सामने प्रदर्शित होते हैं। तो इस तरह कवि अपने कथ्य विषय यानी जो उन्हें प्रस्तुत करना है, अलग अलग ढांचे में रखते हैं और जिनमें लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। तो लोक जीवन के कुछ जो उदाहरण है या लोक जीवन से जो गिने चुने विषय है, वही लेकर गीत प्रस्तुत किया जाता है। कोई गीतों में काल्पनिकता नहीं रहती। अलग अलग प्रकार के व्यवहारों को, अलग अलग प्रकार के भावनिक मुद्दों को गीतों में उठाया जाता है। और इस गीत रचना प्रकार के लिए हिंदी साहित्य में तार सप्तक के जो कवि हैं, उनमें कुछ कवियों के नाम यहाँ पर आए हैं। इनमें अज्ञेय जी है, मुक्तिबोध है, प्रभाकर माचवे है, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण स्थान ये जो तार सप्तक कवि के रूप में है, जिनमें 7 कवियों का योगदान गीत प्रकार में या गीत रचना को प्रसिद्ध करने में उनका योगदान है। और वह कवियों के नाम यहाँ पर दिए हैं, जहाँ गिरिजा कुमार माथुर जी एक नाम है तार सप्तक कवियों का, जिनमें अलग अलग काव्य संग्रह के रूप में, गीत प्रकार कविता के रूप में
प्रस्तुत किया है। तो प्यारे छात्राओं, ये जो मैंने आपके सामने मुद्दे रखे हैं, तो साहित्य संबंधी जो ज्ञान के प्रश्न है स्वाध्याय कृति के नीचे, जो हमारे कृति पत्रिका में लगभग 2 अंकों के लिए होते हैं, तो लगभग इन 3 मुद्दों के माध्यम से ही साहित्य एवं कवि संबंधी के प्रश्न आपको लिखने पड़ेंगे। तो अगले स्लाइड की ओर हम जाएंगे। तो छात्राओं, हम अब काव्य परिचय के बारे में यहाँ पर सोचेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर काव्य परिचय के बारे में जानकारी है और साथ ही हमारे देश के जो सैनिक है, तो किस तरह जो सैनिक यहाँ पर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और किस तरह उनका जो लक्ष्य है, उनकी जो निगाहें है बाहरी दुश्मनों के ऊपर, जिस तरह हमारे भारत देश की सीमा फैली हुई है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में, तो बहुत कठिनाई के साथ प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे देश के सैनिक आज देश की रक्षा कर रहे हैं और उससे संबंधित सामान्य नागरिक के संबंधित यह कविता है। तो इस कविता का परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। 15 अगस्त 1947 यानी शीर्षक के रूप में अगर हम देखें तो 15 अगस्त यानी हमारे सामने यह शब्द उच्चारण करते समय एक प्रतिमा सामने आती है जिसे हम हमारे ध्वज को वंदना करते हैं, जिसके रूप में 15 अगस्त के दिन हमारे राष्ट्रभक्ति को हम प्रदर्शित करते हैं। एक प्रकार का देशाभिमान जो हमारे लाखों देशभक्तों ने खून बहाया है देश के लिए और देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान दिया है, तो ऐसे चेहरे, ऐसी प्रतिमाएं हमारे सामने प्रदर्शित होती है और एक प्रकार का उत्साह बच्चों से लेकर बूढ़ों तक यहाँ पर होता है कि देश स्वतंत्र हो चुका है और स्वतंत्रता केवल सीमाओं को नहीं, केवल राज्यों को नहीं, तो इसमें नागरिकों को मिली है। तो इस तरह का एक उत्साह, एक प्रेरणा यहाँ पर व्यक्त हुई है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर छलक रहा है। इस नव उल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। तो यहाँ पर कवि दो भावना बहुत उठाते हैं। एक तो स्वतंत्रता के बाद आया हुआ उत्साह, आनंद की अभिव्यक्ति है और दूसरी बात जो हम अंग्रेजों के 150 वर्षों के इस दुष्ट चक्र से, इस बेड़ियों से हम मुक्त हुए, गुलामी से मुक्त हुए, तो इस मुक्ति का वह जो पल है, वो जो आनंद है, वह सारा देश मना रहा है। और दूसरी बात, इसी आनंद के साथ साथ कवि देशवासियों या सैनिकों को संबोधित करते हैं कि हमेशा आप जागरूक रहो। देशवासी जो अंदर रहते हैं एक सामान्य नागरिक के रूप में, वह भी एक सैनिक के रूप में कार्य कर सकते हैं। जिस तरह सैनिक के आंखों के सामने शत्रु रहता है, उस तरह देश के सामान्य मानवी के आंखों के सामने देश की समस्या रहनी चाहिए। तो यह भी एक शिल्प, यह भी एक विषय यहाँ पर लिया है। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आंच न आने पाए, क्योंकि दुखों की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। तो इस तरह समस्त भारतवासियों से कवि की यही अपेक्षा है कि आज भारत के स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद जब देश को स्वायत्तता मिली, तो बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे कर्तव्य भारत के नागरिकों को उठाने हैं, उसका दायित्व उन्हें पूरा करना है और साथ ही देश के सामने बहुत बड़ी समस्याएं, बहुत बड़ी जो भी दुष्परिणाम है वह सामने आया है और उस दुष्परिणामों को, उस दुखों की काली छाया को हमें सहन करना है और हटाना भी है, जिनमें भूखमरी है, जिनमें युद्ध का परिणाम है, जिनमें बेरोजगारी है, गरीबी है, ऐसे। और जहाँ पर जो वर्ग भेद है, वर्ग भेद में जब हम कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं गरीबों का शोषण करते हैं, ऐसे वर्ग भेद को भी हमें देश से हटाना है। और जब शोषित, पीड़ित और मृतप्राय समाज का पुनरुत्थान होगा, तभी सही मायने में भारत आज़ाद कहलाएगा। तो आखिरी जो संदेश है इस कविता के माध्यम से यही है कि हमारे देश की लोगों की जो पीड़ा है वह दूर होनी है। जो हमें संविधान लागू किया गया, और संविधान का हेतु यही है कि हर एक नागरिक स्वायत्त है, हर एक नागरिक सार्वभौम है,
हर एक नागरिक हम स्वयं स्वयं की पहचान बना सकते हैं और इसलिए संविधान ने हमें बहुत सारे मूल्य दिए और इसका हमें हमारे अंतिम मानवी तक, अंतिम नागरिक तक वह जो तत्व है वह कैसे हम ले जाए और कैसे हर एक व्यक्ति इस इन दुखों से, समस्याओं से परे रहे और हमारा जो स्वतंत्रता का मूल्य है लगभग आज 70 साल के बाद भी ये जो मूल्य है वह किस तरह हम संजो कर रखे। तो इस तरह अलग अलग प्रकार के जो संदेश है इस गीत 15 अगस्त कविता प्रकार में कवि गिरिजा कुमार माथुर जी देते हैं। प्यारे छात्राओं, अब हम इस गीत का एक लयबद्ध गायन मेरे माध्यम से सुनेंगे। आशा करता हूँ कि यह आपको अच्छा लगेगा। तो लीजिए कविता गायन। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना। खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। पहरुए सावधान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इस जन मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली को। ले युग की पतवार, बने अंबुदी महान रहना। पहरुए सावधान रहना। पहरुए सावधान रहना। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना। खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। पहरुए सावधान रहना। विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदीनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान, उठता है तूफान। इंदु तुम दीप्तिमान रहना। पहरुए सावधान रहना। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना। खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। पहरुए सावधान रहना। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार, जनगंगा में ज्वार। लहर तुम प्रवहमान रहना। पहरुए सावधान रहना। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना। खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। पहरुए सावधान रहना। पहरुए सावधान रहना। धन्यवाद छात्राओं, आपको यह
जो गीत प्रकार की लयबद्धता है अवश्य अच्छी लगी होगी। अब हम यहाँ पर अगले जो पीपीटी स्लाइड है हमारी, तो यहाँ पर हम तीन पीपीटी स्लाइड भावार्थ और संदेश के रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर हम जो पद्य चरण है, जो कवि काव्य पंक्ति है, इसकी पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति ली है, तो हम उस पंक्तियों का जो संदेश है और भावार्थ है ये यहाँ पर सुनेंगे। सिर्फ आपको पंक्ति का जो पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति है वह आपको वहाँ पर दी जाएगी। तो हम भावार्थ एवं संदेश के संदर्भ में यहाँ पर यह जो मार्गदर्शन है देखेंगे। भावार्थ एवं संदेश काव्य पंक्ति है। अंतरा की जो पहली पंक्ति है, आज जीत की रात, अंतरा के बाद जो दूसरा जो मुखड़ा है, आज जीत की रात, जो ध्रुव पद है वह, और उससे लेकर पहला जो अंतरा है उसकी आखिरी पंक्ति मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ। वह है बने अंबुदी महान पहरुए सावधान रहना। तो इसका हम यहाँ पर भावार्थ एवं संदेश यहाँ पर सुनेंगे। तो ध्यान दीजिए छात्राओं। तो उस पंक्ति में कुछ कठिन शब्द यहाँ पर है। जो मुखड़ा का जो पहला पद है, इनमें एक बात आपके सामने मैं रखूंगा, पहरुए मतलब पहरेदार। तो पहरेदार के रूप में सैनिक हमारे सामने आते हैं। पहरेदार अलग अलग प्रकार के होते हैं, घर का पहरा देने वाले, सार्वजनिक स्थलों का पहरा देने वाले, और इस तरह ये पहरेदार होते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि की अपेक्षा है, ये जो उपमान, ये जो बिंब लगाए हैं, पहरुए मतलब सैनिक, और दूसरा अर्थ यहाँ पर मैं आपके सामने बताऊंगा, पहरुए मतलब हमारे देशवासी। जिस तरह सैनिक अद्वितीय काम करते हैं, उस तरह आम आदमी भी देश की सेवा के रूप में छोटे मोटे काम कर सकते हैं, सजग रह सकते हैं। तो इस तरह पहरुए, इस प्रतिमा के संदर्भ में दो अर्थ मैंने आपके सामने रखा है कि आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। इस गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। इस नवोल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों को तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान करते हैं। आज इस जीत के जश्न में कई वर्षों के गुलामी के बंधनों से देश आज़ाद हुआ है। देश के द्वार खुल गए हैं। अब सैनिक और देशवासी के ऊपर दायित्व है कि वे दीपक समान चौकस, स्थिर और अपने कार्य से दूसरों को उजाला दे। पहरुए इस शब्द पर उपमा की है। इसका मतलब है पहरेदार, और देश के सच्चा प्रहरी सैनिक है, और देश का सच्चा प्रहरी आम आदमी या सामान्य नागरिक भी बन सकता है। तो इस तरह का एक भावार्थ मुखड़ा में यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। इनमें खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। देश के द्वार खुल गए हैं, स्वतंत्रता हमारे घरों में आ गई है, हमारे दिलों में वह स्वतंत्रता हमें संजो कर रखनी है। और अगर यह स्वतंत्रता कई पीढ़ियों के तप से, श्रम से, बलिदान से पाई है, और ये जो स्वतंत्रता हमारे आज की पीढ़ी को मिली है और इसे हमें संजो कर रखना है, इसका मूल्य हमें पहचानना है, और इस तरह हमें अचल दीपक समान रहना, हमें कभी बुझना नहीं। जिस तरह दीपक दूसरों को उजियाला देता है, प्रकाश देता है, और स्वयं बुझकर भी बलिदान के रूप में दूसरों को प्रकाश देता है, उसी तरह हमें भी बलिदान देकर हमारे देश के लिए कार्य करना है, देश के दायित्वों को समझना है। तो अगला जो अंतरा का जो भाग है उसका भावार्थ और संदेश मैं आपके सामने यहाँ पर रखूंगा। उस अंतरा में जो शब्द है, कठिन शब्द, मैं बाद में आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो पहले हम भावार्थ की तरफ जाएंगे। स्वतंत्रता मिलना देश के विकास का नया दौर है। इसे स्वर्ग का पहला चरण कहा है। स्वतंत्रता मिलना देश पहली मंजिल प्राप्त किए है। इस स्वर्णिम क्षण से जनमानस में बहुमोल आनंद की लहर उठी है। समाज में अभी संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है। लोगों के असंख्य प्रकार की पीड़ा से जीवन मुक्त नहीं हुआ है। गरीबी, शोषण, अत्याचार, जाति भेद
आदि काली छाया देश पर मंडरा रही है। नाव खेने के साधन से है सैनिक, तुम इस देश रूपी नाव को गतिमान करो और अंबुदी मतलब समुद्र जैसे महान बनो, देश की सीमाओं की रक्षा करो। सैनिक और आम आदमी दोनों को कवि पहरेदार कहते हैं। सैनिक पर सागर की उपमा की है। जैसे समुद्र देश की रक्षा करता है, वैसे ही महान कार्य सैनिक को करना है। वीर रस से भरे शब्द देश के लोगों में उत्साह के भाव का संचार भर देता है। तो इस तरह वीर रस में रचना यहाँ पर की है। तो इस तरह मैंने एक भावार्थ संदेश आपके सामने स्क्रीन पर टाइप किया है और मैंने बताया भी है। लेकिन ये जो पहला अंतरा है, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, पहरुए सावधान रहना, इसमें कुछ प्रतिमाएं लगाई है, प्रतीक लगे हैं। नए स्वर्ग एक प्रतीक है जिनमें दो अर्थ की दिशा निर्देश यहाँ पर हुआ है। नए स्वर्ग मतलब स्वतंत्र भारत, नए स्वर्ग मतलब खुशी और आनंद और भाईचारा और स्वायत्तता का माहौल। तो इस तरह यह नए स्वर्ग प्रतिमा के रूप में, प्रतीक के रूप में आपके सामने उठाई है। हिलोर ये शब्द आया था अपने पहले अंतरा में, यानी आनंद। और आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि सांवली मतलब काली कोर, काली छाया जो है, जो काले दुख है, काले बादलों के रूप में ये यहाँ पर आया है। पतवार यह शब्द यहाँ पर आता है। नाव खेने का साधन जो इस भावार्थ संदेश में भी दिया है। अंबुदी एक संस्कृत शब्द यहाँ पर आता है, मतलब समुद्र, सागर। तो इस तरह मैंने इस पहले अंतरा में कुछ कठिन शब्दों के बारे में यहाँ पर आपके सामने चर्चा की है, वह शब्द रखे हैं। तो फिर से मैं इस मुखड़ा और पहले अंतरा के बारे में कुछ संक्षिप्त रूप में कहना चाहता हूँ। तो एक वीर रस से भरी यह कविता है और देश के लोगों को कवि यहाँ पर प्रेरणा देना चाहते हैं कि सीमाओं की रक्षा तो सैनिक करते हैं, जैसे समुद्र यानी सागर हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करता है, स्थिर है, ऊर्जा देता है, वैसे ही सैनिक भी हमारी भूपटल सीमाओं की रक्षा करते हैं और स्थिर रहते हैं, अचल रहते हैं और उनकी निगाहें एकमात्र है कि बाहरी दुश्मनों को हम देश के अंदर आने नहीं देंगे। इस पहले अंतरा में हम देखेंगे प्यारे छात्राओं कि स्वतंत्रता के बाद में किस तरह जनमानस में आनंद की लहर उठी है, लेकिन अभी तक पूरी रूप से हमें स्वतंत्रता का यह मूल्य हम पहचान नहीं सके हैं, क्योंकि अभी भी हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्याएं, विपदाएं हैं और इस विपदाओं को हमें धीमे धीमे ये जो विपदा है दूर करनी है। तो इस तरह संदेश मैंने फिर से आपके सामने दोहराया है। हम अगले अंतरा की ओर यहाँ पर जाएंगे अगले पीपीटी स्लाइड में। तो दूसरा अंतरा है भावार्थ एवं संदेश के रूप में काव्य पंक्ति। विषम श्रृंखलाएं टूटी है, पहली पंक्ति, और आखिरी पंक्ति है इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो पहले मैं यहाँ पर पहला जो परिच्छेद है उसका भावार्थ निरूपण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि प्रस्तुत पंक्ति में स्वतंत्रता के बाद शोषण, अत्याचार जैसी श्रृंखलाएं टूटी है। भारत के समस्त दिशाओं में मुक्ति की हवा बह रही है, मतलब स्वतंत्रता हर एक दिशा में, गांव गांव, डगर डगर, गली गली स्वतंत्रता से लोग झूमते हैं, नाचते हैं। स्वतंत्रता की इस आंधी ने युग युग से कैदी हवा जनमानस में संचार कर रही है। स्वतंत्रता मिलने के बाद बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। देश की सीमाओं के अंदर जटिल समस्या भी है, लेकिन हम सामान्य नागरिक को इंदु समान प्रकाशमय रहकर देश के सन्मुख अंधकारमय प्रश्नों को दूर करना है। तो हम इस संदेश को आपके सामने मैंने पढ़ा है। इनमें अगर हम देखें इस दूसरे अंतरा में, तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आपको समस्या में आ सकते, दिक्कत में आ सकते। इनमें प्रभंजन का नाम हमारे शब्दार्थ कोश में दिया है, आंधी और तूफान। युग बंदिनी हवा एक नई संकल्पना है।
एक नए विधान के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए है। वैसे हवा कैदी नहीं होती, बंदिनी मतलब कैदी, लेकिन हमारे देश के कई युगों से, कई वर्षों से हमारे देश की हवा अंग्रेजों के गुलामी में बंधी हुई थी। लेकिन 15 अगस्त के बाद देश की हवा भी मुक्त हो गई और वह हवा आंधी के रूप में, स्वतंत्रता की इस आंधी के रूप में आई है, और जिसके कारण अलग अलग प्रकार के जो सिंहासन है वह टूट गए हैं। अलग अलग प्रकार की रूढ़ी परंपराओं को हमने स्वतंत्रता के माध्यम से तोड़ा है, और ये जो नवचेतना की आंधी है, ये जो उत्साह की आंधी है, इसे हमें स्वीकारना है। इस तरह की बात यहाँ पर रखी है। इंदु यानी चंद्रमा, तो ये जो प्रतीक है, ये जो जिसे हम प्रतिमा कह सकते हैं, वह लगाइए। पहले अंतरे में भी हमने देखा कि अंबुदी यानी सागर की प्रतिमा सैनिक को और आम आदमी को लगाई है, और यहाँ पर फिर से सैनिक और आम आदमी को इंदु की प्रतिमा लगाई है। इंदु समान तुम प्रकाशमान रहो, दीप्तिमान रहो, मतलब प्रकाशमान, कांतिमान रहो, और इस तरह की आशा अपेक्षाएं कवि यहाँ पर रखते हैं। फिर से मैं इस भावार्थ एवं संदेश के बारे में चर्चा आपके स्क्रीन पर करूँगा। प्रस्तुत कविता में, प्रस्तुत पंक्ति में पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, इस शब्द समूह में पुरानी जर्जर रूढ़ी परंपरा नव विचारों के तूफान से नष्ट हो रही है। स्वतंत्रता से मिले नए अधिकार एवं कर्तव्य का निर्वाह कर हर भारतीयों का दायित्व है। देश के बाहरी शत्रु के साथ सैनिक शूरवीरता से लड़ते हैं, देश की सीमाओं की हिफाजत जी जान से करते हैं। सैनिक का कार्य तूफान जैसे ही है। सैनिक एवं सामान्य जनता को कवि इंदु की उपमा देते हैं। मैंने फिर से कहा कि चंद्रमा की उपमा सैनिक को दी है और सामान्य जनता को दी है। चंद्रमा जिस तरह रात के घने अंधेरे को दूर करते हैं और अपने शीतल लहरों से, किरणों से प्रकाशमान भी करते हैं, उसी तरह हमें देश के सामने जो भी बड़ी बड़ी जटिल समस्याएं, जो प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, जिनमें गरीबी है, भूखमरी है, जिनमें बेरोजगारी है, ऐसे जो भी प्रश्न चिन्ह आज खड़े हुए हैं, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने और पड़ोसी देशों के साथ 3 युद्ध सहे हैं, और इस युद्ध के कारण बहुत गंभीर परिणाम गरीब वर्ग पर हुए हैं, उद्योग कारखानों पर हुए हैं। तो इस तरह अलग अलग समस्या है, और यह समस्या सुलझाने में आम आदमी की बहुत मदद आवश्यक है। जिस तरह सैनिक का लक्ष्य बाहरी दुश्मन होता है और शूरवीरता के साथ वह लड़ते हैं, उस तरह आम आदमी का लक्ष्य भी हमारे देश की जटिल समस्या होनी चाहिए। चाहे स्वतंत्रता के बाद 70 वर्ष से भी ज़्यादा वर्ष हुए हैं, आज भी उतनी ही जटिल समस्या है जिससे हम जूझ रहे हैं, और एक एक करके हमें उनका निपटारा भी यहाँ पर करना है। जिनमें भ्रष्टाचार है, जिनमें स्वच्छता अभियान की बात कही है, जिनमें भाईचारा की बात यहाँ पर आती है, जिनमें ऐसी राजनीति हो जिस राजनीति में केवल देश हित हो, केवल विरोध नहीं हो, इस तरह की बात यहाँ पर आती है। तो आगे भी भावार्थ संदेश के रूप में मैं और अगला पैराग्राफ आपके सामने रखूंगा कि स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता के बाद का वातावरण चित्रण इन काव्य पंक्ति में किया है। वीर एवं रौद्र रस की रचना से देश की बाहरी और अंदरूनी समस्या से जूझने का उत्साह कवि देते हैं। तो पूरी कविता में तो वीर रस का संचार हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक रौद्र रस का भी एक उदाहरण यहाँ पर आता है, जिनमें आज पुराने सिंहासन की टूटी रही प्रतिमा, उठता है तूफान। इन जो 2-3 पंक्तियों में रौद्र रस, जिनमें तोड़ना फोड़ना और एक रौद्रता दिखाई देती है, तो इस तरह दोनों रसों के माध्यम से कवि सामान्य देशवासियों को नवचेतना देते हैं। युग बंदिनी हवाएं और पुराने सिंहासन की प्रतिमा टूटना, इन सांकेतिक प्रतिमा से देश के लिए स्वतंत्रता का मूल्य बहुमूल्य है, यह अर्थ सूचित होता है। इसके बारे में चर्चा मैंने पहले भी की है। अब अगले स्लाइड यानी तीसरे अंतरा के बारे में हम यहाँ पर जाएंगे। भावार्थ एवं संदेश काव्य पंक्ति है। ऊंची हुई मशाल हमारी, लहर तुम प्रवहमान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। इस काव्य पंक्ति की चर्चा भावार्थ संदेश
और अधिक की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे और कुछ कठिन शब्द उसके बारे में भी अर्थ मैं आपके सामने रखूंगा। पहले हम संदेश देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में भारत की स्वतंत्रता पर कोई आंच न आने पाए, क्योंकि हजारों देशभक्त के बलिदान से वर्षों तक संघर्ष कर यह विजय रथ पाया है। देश में जब शोषित, पीड़ित और मृतप्राय समाज का पुनरुत्थान होगा, तभी सही मायने में भारत आजाद कहलाएगा। हमारे देश के डगर यानी रास्ते से अंग्रेज शत्रु हट गया है, लेकिन वर्षों की गुलामी से हमारा समाज कमजोर एवं मृतप्राय हुआ है। लेकिन हमें विश्वास रखना है कि अब भारत के किसी नागरिक पर अन्याय और अत्याचार नहीं होगा। हमारी रक्षा के लिए संविधान बनाया गया है। अब हर देशवासी स्वतंत्र है। इस नए युग का हमें स्वागत करना है। युग युग तक स्वतंत्रता पर संकट ना आए, इसलिए मिलजुल कर कर्तव्य निभाना है। तो इस तरह का एक संदेश इस पैराग्राफ में मैंने दिया है। आगे भी और इस अंतरा के बारे में अलग अलग संदर्भ में दूंगा, लेकिन पहले कुछ कठिन शब्द के बारे में अगर हम चर्चा करें तो डगर यानी रास्ता, और दूसरी बात है जो यहाँ पर आती है वह है ज्वार। जनगंगा में ज्वार एक नई प्रतीक के रूप में यहाँ पर ये शब्द समूह आता है कि जनमानस में उत्साह का ताप। ज्वार मतलब ताप। जनमानस में उत्साह, आनंद की जो लहर है, जो जोश है, वह इन शब्द समूह से आते हैं। तो बाकी कुछ कठिन शब्द तो यहाँ पर नहीं है, फिर भी इसकी चर्चा मैं यहाँ पर करूँगा कि जिस तरह 15 अगस्त एक बहुमूल्य ऐसा दिन, एक नया सवेरा हमारे सारे भारतवासियों के जीवन में आया और एक स्वतंत्रता लेकर यह सवेरा आया और हम खुश हुए। और अंग्रेज जो शत्रु है वह 150 वर्ष के इस कठिन, इस शोषणमय, अत्याचारमय ऐसे शासन से आज अंग्रेज शत्रु हट गया और हमारे नेता, हमारे क्रांतिवीरों ने जो शूरवीरता दिखाई और हमारे बाहरी शासकों को भगा दिया और सही मायने में देश लोगों के हाथ में दिया। लेकिन अब भी उन शत्रु के छायाओं का डर है। अब भी बाहरी शत्रु तो चले गए, फिर भी आतंकवाद के रूप में बाहर के शत्रु का आक्रमण हमारे देश से होता है। और फिर भी अंदरूनी जो शत्रु है, इनमें बहुत सारे लोग देश के संदर्भ में, राष्ट्रवाद के संदर्भ में गलत धारणाएं रखते हैं, देश के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे अंदर के शत्रुओं को भी हमें ढूंढना है और ये भी बात यहाँ पर रखी गई है। आगे हम इस अंतरा के और एक पैराग्राफ को यहाँ पर देखेंगे भावार्थ एवं संदेश के रूप में। जनमानस में स्वतंत्रता की लहर उमड़ रही है। एक नया उत्साह का संचार हुआ है। एक सैनिक और देशवासी का कर्तव्य है कि इस जोश एवं प्रेरणा की रक्षा करे। स्वतंत्रता के बाद निर्माण होने वाली प्रमुख समस्या में सांप्रदायिक भेद, गरीबी, किसानों की समस्या, भूखमरी, बेरोजगारी, युद्ध के परिणाम, भ्रष्टाचार आदि अदृश्य शत्रु से हमें कर्तव्यनिष्ठ सैनिक बनकर लड़ाई जारी रखनी है। अगला और पैराग्राफ आपके सामने। संपूर्ण कविता में किसी भी निराशाजनक परिस्थिति से संघर्ष करने की प्रेरणा कवि देते हैं। देश के सामने जो भी निराशाजनक परिस्थिति है, इससे केवल सैनिक ही नहीं, आम आदमी भी संघर्ष करने का साहस रखना चाहिए। और इस तरह की प्रेरणा माथुर जी यहाँ पर हमें देते हैं। वीर रस से भरी शब्द रचना वाचकों को देश सेवा एवं बलिदान के लिए प्रेरित करती है। स्वतंत्रता का संरक्षण और भाईचारा को बढ़ाना यह कविता का उद्देश्य है। तो यहाँ पर 2-3 जो पंक्तियां है, संपूर्ण कविता का जो सार तत्व है, यह मैंने आपके सामने रखा है। तो हमें हमारे देश को आगे ले जाने के लिए, विकास पथ पर रखने के लिए, विकास के मार्ग पर रखने के लिए हमारा जो घर है, हमारे जो घर के सदस्य है, हमारे जो हृदय का जो घर है, इनमें राष्ट्रभक्ति, प्रखर राष्ट्रभक्ति निचोड़ कर भरनी चाहिए, कूट कर भरनी चाहिए। और जिस तरह हम स्वयं, हमारा घर सशक्त बने और इस सशक्तता के आगे देश के अंदरूनी दुश्मन हार जाए और वह कतई हमारे देश के सामने बुरी नज़र से नहीं देखेंगे। और इस तरह इस नई जिंदगी का हमें स्वीकार करना है।
नए विश्वास के साथ सारे लोगों में एक प्रकार का उत्साह संचालन करना है, एक प्रकार की लहर उमड़नी है, एक प्रकार की लहर प्रवाहमान करनी है। और जो लहर है स्वतंत्रता की लहर। आज 70 वर्ष के बाद भी और आगे भी हमारे देश का एक नाम विश्व में है और उसे और ऊंचा करना हमारा कर्तव्य है। और इस तरह एक राष्ट्रभक्ति से प्रेरित एक कविता यहाँ पर माथुर जी ने हमारे 11वीं कक्षा में कक्षा के लिए माथुर जी की कविता यहाँ पर लगाई गई है। और इस कविता का लगभग सारे अलग अलग प्रकार के अर्थ से मैंने स्पष्टीकरण सहजता के साथ आपके सामने रखा है। आशा करता हूँ कि ये जो भावार्थ बोध है, अलग अलग प्रकार के प्रतिमाएं हैं, अलग अलग प्रकार के प्रतीक है, वो आपको निश्चित ही उसके अर्थ, उसके संदर्भ आपको अभ्यास के रूप में निश्चित ही आपको मददगार होगी। आगे हमारी जो स्लाइड है, कुछ स्वाध्याय कृति जो हमारे किताब के नीचे है वह आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा, तो ध्यान से सुनिए। स्वाध्याय कृति मैं मौखिक रूप से आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्वाध्याय कृति में आकलन कृति है। एक संकल्पना स्पष्ट कीजिए। पहली संकल्पना, नए स्वर्ग का प्रथम चरण। इसका अर्थ है, इसका जो उत्तर है वह इस प्रकार, स्वतंत्रता के बाद परिवर्तन की अवस्था जिसने लोग गुलामगिरी से मुक्त हुए। स्वतंत्रता के बाद परिवर्तन की अवस्था जिससे लोग गुलामगिरी से मुक्त हुए। तो इस तरह एक नए स्वर्ग का प्रथम चरण, इस शब्द समूह की संकल्पना मैंने स्पष्ट की है। दूसरा, विषम श्रृंखलाएं। स्वतंत्रता के बाद गरीबी, शोषण, अत्याचार, जाति भेद, सांप्रदायिक भेद आदि समस्याएं। श्रृंखलाएं कौन कौन से है? तो जो हमारी प्रमुख समस्या है, आज भी इतने वर्ष तक हमें यह समस्याएं आ रही है, यही विषम श्रृंखलाएं है। तीसरी बात, युगबंदिनी हवाएं। युगबंदिनी हवाएं, अंग्रेजों के गुलामी के कारण बंदी बनी हुई हवा। अंग्रेजों के गुलामी के कारण बंदी बनी हुई हवा स्वतंत्रता के बाद मुक्त हुई है। इसका अर्थ है, अंग्रेजों की गुलामी के कारण बंदी बनी हुई हवा स्वतंत्रता के बाद मुक्त हुई है। यह अर्थ हमें ध्यान में रखना है। छात्राओं, मैंने मौखिक रूप से आपके सामने रखा है। आपको ये वीडियो सुनकर, ये जो लेक्चर है सुनकर, आपके कॉपी में यह जो उत्तर है, जवाब है, लिखना है। आगे लिखिए आकलन कृति में। इनमें समाज की वर्तमान स्थिति दो मुद्दों में है। एक, शोषण से समाज मृत हो गया है। शोषण से समाज मृत हो गया है। दो, विभिन्न समस्याओं की छाया से समाज डरा हुआ है। शोषण से समाज मृत हुआ है। दो, विभिन्न समस्याओं की छाया से समाज डरा है। तो इस तरह समाज की आज की वर्तमान स्थिति तीसरे अंतरा में इस तरह का उत्तर हमें लिखना है। काव्य सौंदर्य के रूप में मैंने जो चर्चा की है, पिछले जो स्लाइड में मैंने जो अर्थ एवं संदेश दिए हैं, यही अर्थ आपको संक्षिप्त रूप में लिखने हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करूँगा। ऊंची हुई मशाल हमारी, हमारा घर है, तो उस अंतरे में जिस तरह के कुछ उसका स्पष्टीकरण आया है, वही आपको सुनकर आपके कॉपी में लिखना है। युगबंदिनी हवाएं, टूटी रही प्रतिमाएं। तो यह भी आपको इसके संदर्भ में मैंने जो भी चर्चाएं की है, जो भी मौखिक रूप से संदेश रखा है, वह आपको लिखना है। अभिव्यक्ति के रूप में अगला जो हमारी अगली जो स्लाइड है, इनमें काव्य सौंदर्य जो अभी मैंने आपको बताया, तो अभिव्यक्ति यानी स्वमत, तो अपना मत, अनुकूल मत कविता के बारे में यहाँ पर दिए गए विषय के बारे में लिखना है। और विषय बिल्कुल सरल है, देश की रक्षा मेरा कर्तव्य। इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। देश के विकास में युवकों का योगदान, इस विषय पर अपने विचार रखिए। तो अपना स्वयं का मत, कविता का भावार्थ, संदेश, यह जानकर आपका एक स्वयं का खुद का मत बनाइए कविता के अनुभव के आधार पर। और आपको देश सेवा के रूप में कौन कौन सा कर्तव्य अच्छा लगता है, इसके बारे में गिने चुने कर्तव्य की चर्चा
आपको अपने स्वमत अभिव्यक्ति में करना है। दूसरा प्रश्न आपके युवा पीढ़ी के सामने बहुत महत्वपूर्ण है। देश के विकास में युवकों का योगदान। आज देश है जो युवा पीढ़ी पर निर्भर है। युवा पीढ़ी अगर कौशल्यपूर्ण है, युवा पीढ़ी अगर कोई उत्पादक कार्य करते हैं तो देश का विकास जलद गति से होगा। और इस तरह आप देश की इस विकास में किस तरह का सहयोग देना चाहते हो, इस तरह की एक सूची आपको बनानी है। अलग अलग क्षेत्र में आप जाकर देश के लिए क्या कर सकते हो, समाज सेवा के रूप में निस्वार्थ सेवा किस तरह आप दे सकते हो, एक उत्कृष्ट व्यवसायी और नौकरदार बनकर देश हित में किस तरह आप काम कर सकते हो। और इस तरह अलग अलग विभिन्न मुद्दों को लेकर आप अपनी अभिव्यक्ति, अपना स्वमत इन दोनों विषय के बारे में दे सकते हो। इस तरह मैंने आपके सामने आकलन, काव्य सौंदर्य, अभिव्यक्ति इसके संदर्भ में एक मार्गदर्शन प्रस्तुत किया है। रसास्वादन के लिए एक बात यहाँ पर आई है, स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझते हुए प्रस्तुत गीत का रसास्वादन कीजिए। तो यह गीत स्वतंत्रता के अर्थों को किस तरह समझाते हैं। स्वतंत्रता केवल 15 अगस्त के दिन मनाए गए एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि वर्ष भर हम हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो सारी कविता मद्देनजर रखते हुए हमें रसास्वादन करना है। और यह संदेश एवं भावार्थ के रूप में मैंने विस्तृत रूप से विवरण आपके सामने रखा है। प्यारे छात्राओं, कक्षा 11वीं के लिए 15 अगस्त यह गिरिजा कुमार माथुर जी की कविता का एक वीडियो पीपीटी लेक्चर आपके सामने मैंने रखा है। आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा।